कि सब पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किसान का शब्द इस्तेमाल कर रही है। सबसे अखिलेश लला जीत जाए, 501 की प्रसाद हम चढ़ाए। जब हमारे मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान दे रहे, 20 और 80 का आंकड़ा बता रहे, तो फिर क्या रह गया? मुसलमान यहाँ से कभी जा ही नहीं सकता, ना हिंदू जा सकता, हिंदू भी यहीं रहेगा, मुसलमान भी यहीं रहेगा। कोई भी सरकार आए कृषि क्षेत्र में क्या कुछ करे, क्या उम्मीद है? किसानों का तो भला करना चाहिए। बताओ क्या कर रहे, बिजली इतनी महंगी कर दी, किसान तो मर रहा। 2000 रुपए में मोदी और अखिलेश ने तुम्हारे खेत भी खवा दिए, गान को रातों फिर बालक भगे हुए झड्डे में। जिसकी सरकार, जो विधायक इससे बन के जाएगा, सरकार उसकी ही बनेगी। ये इतिहास पहले से लिखा हुआ। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी और भी हैं, सौरभ जी, विशाल और सलोनी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पूरा एक लोकतंत्र का उत्सव मना, लोकतंत्र का त्यौहार मना। सभी 403 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव में कई सारे मुद्दे रहे, कई सारी चीजें रहीं जो हमने जमीन पर उतर के देखा। 40 दिन हमने जमीन पर बिताए, जनता से उनके हिस्से के सवाल उनके नेताओं से किए, उनके जनप्रतिनिधियों से किए और जनता की मुद्दों को उठा करके सभी नेताओं के सामने रखा। कई विकास के वादे जो नेता करते हैं वो भी उनसे हिस्से का सवाल पूछा कि आखिर वो विकास किया तो दिखा क्यों नहीं, और अगर दिख रहा है तो उसमें कहां कमी रह गई। नेताओं के तर्कश में इस बार राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण और जातियों के तीर हमने इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखे। जनता विकास के चाहती है, विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहती है, लेकिन नेता ध्रुवीकरण करके उसको जातिवाद की राजनीति में फंसा देते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चीज हमने इस बार और भी देखी कि मुद्दों का वहां शोर तो है, लेकिन जोर दिया जा रहा है ध्रुवीकरण में। और इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियों का योगदान चल रहा है। कई लोगों से जब हमने बात करी, उनसे जाना कि जो जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में कई दशकों से खेली जा रही है, आखिर उसका अंत कैसे और मुद्दों की बात जनता क्यों नहीं नेताओं तक पहुंचा पा रही है, तो उसमें जनता ने हमें बात भी बताई। कई लोगों ने यह कहा कि अब मुफ्त राशन नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि नौकरी की जरूरत है हमें, और साथ ही सरकार से यह भी कह दिया कि रोजगार अगर हमारे पास होगा तो आपकी जो फ्री की राशन की स्कीम है, जो आप पीएम आवास योजना के तहत आवास फ्री में दे रहे हो, तो वो हमें नहीं चाहिए। अगर रोजगार हमारे पास होगा तो हम ये चीजें, राशन भी खरीद लेंगे और घर भी बनवा लेंगे। और उसके साथ ही कहा कि नए युवाओं ने यह बात रखी कि शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाएगा तो हम सरकार से जो रोजगार की बात है, अपने हक की बात है, वो छीन के ले लेंगे अगर शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी इस आश्वस्त में है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया, हमने उज्ज्वला योजना दी, गरीब आवास योजना दी, राशन दिया, सौभाग्य योजना, कई सारी योजनाओं को गिना दिए। और राशन का सबसे बड़ा क्रेडिट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई लहर ला दी। प्रियंका गांधी ने उसको वहां पर कोट कर लिया, और वो जब ट्रोल किया प्रधानमंत्री को तो अगली रैली में प्रधानमंत्री मोदी का सुर बदल गया और उनके जो भाषण थे वो एक अलग दिशा में चले गए। ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। एक बात और जो सबसे बड़ी बात इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें देखने को मिली कि योगी आदित्यनाथ तो चेहरा थे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को उससे बड़ा चेहरा बनाकर के पेश किया गया, जबकि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह इसको बना करके नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पे पेश करने की पूरी कोशिश करी गई। इस बार का चाहे भाजपा का शपथ पत्र देखेंगे, भाजपा का मैनिफेस्टो चेक करिए, उसमें सिर्फ फोटो जो लगाई गई हैं फ्रंट पेज पे वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। जबकि पिछली दफे का अगर आप देखोगे तो उसमें पार्टी के जो अध्यक्ष, उनकी भी फोटो लगी थी, कई सारे लोगों की फोटो बड़े चेहरों की लगाई गई थी, जिस पर स्वतंत्र देव, केशव मौर्य सभी शामिल थे। अब ये तो हो गई भाजपा के मैनिफेस्टो की बात। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की तरफ गौर करेंगे तो आखिरी स्टेज पे ये मैनिफेस्टो निकाला गया जब चुनाव अपने परवान पर चढ़ रहा था, और सपा ने वो भाजपा की कमियों को पकड़ के मैनिफेस्टो बनाया जिस पर भाजपा वाकई में इस चुनाव में कहीं ना कहीं पकड़ खो रही थी। किसान के मुद्दे की बात करिए, युवाओं के रोजगार की बात करिए, कई सारे ऐसे मुद्दे थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि युवाओं के लिए अलग से भर्ती विधान निकाला गया और महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की विधानसभा चुनाव की हकीकत थी। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ खास रहा देखने को। भाजपा ने कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जो विपक्ष अपने को बहुत मजबूत दिखा रहा था।
और विपक्ष ने जाहिर तौर पर 5 साल का सरकार पूरी कर रही है अपना, तो विपक्ष ने उसको घेरने की कोशिश की। भाजपा ने पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक, अवध, बुंदेलखंड, हर जगह इस बार एक्सप्रेसवे के माध्यम से सड़क का विकास दिखाया और वो विकास बड़े स्तर पर पेश करने की कोशिश की। फिर चाहे वो पश्चिम देखिए, पूरब देखिए और बुंदेलखंड को देख लीजिए, अवध में वो विकास है और वो दिखता है। जो सड़क का, रोजगार की बात कही है, रोजगार की वहां कमी है, सड़क की बात वहां पर साफ तौर पर पूरी तरह से दिख रही है। अब चूंकि पूरा चुनाव हमने यहां पर देखा, पूरा चुनाव पेश किया गया, सबसे पहले जो हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी वो पश्चिम से शुरुआत हुई थी। पश्चिम से हम आगे आगे बढ़े थे। पश्चिम से शुरुआत इसलिए क्योंकि पहले चरण से चुनाव पश्चिम में ही थे और अब हमने जो नतीजों में निकाला है, क्योंकि पश्चिम से चुनाव पूरे होते होते आगे बढ़े अवध की तरफ, बुंदेलखंड से होते हुए पूर्वांचल में आकर के खत्म हो गए हैं और आज 7 तारीख के बाद ये तय है सभी पार्टियों की, एक जो शोर है कि बस 2-3 रातें अंतिम होंगी और वही रात भारी हो जाएंगी सभी पार्टियों के लिए जो अपने की मजबूती दिखा रही थी। एक खास बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार यह भी देखने को मिली कि इस बार कई दल ऐसे हैं जो खुद को निर्दलीय बता रहे हैं लेकिन अंत समय में जाकर के किसी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। खास बात यह भी देखने को मिली इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि कई लोग जो ऐसे थे जो अपने आप को किसी एक पार्टी विशेष का बहुत काबिल, बहुत विश्वास, भरोसेमंद चेहरा दिखा रहे थे, अंत समय में उन्होंने ऐसी लिंगड़ी फंसाई कि आखिरी में आकर के दूसरे पाले में चले गए और वहां से गेम बदला। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार के सारे ओपिनियन पोल ध्वस्त हो गए और एक अलग खेल इस बार आखिरी में आपको देखने को मिलेगा। मतदाताओं की बात करें, जनता की बात करें तो उनके बीच जब आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी बड़े पत्रकार से लेकर के किसी भी ऐसे सर्वे एजेंसियां भी इस बार कुछ खुलकर नहीं कह पा रही, क्योंकि इस बार का वोटर समझदार हो गया। पत्रकार से पूछ लीजिए आप तो वो भी अपनी इधर उधर की बात कह के खुद को बचाने की कोशिश करेगा और ये कह देगा कि हां कांटे की टक्कर लग रही है, किसी का सच नहीं कहा जा सकता, किसी की बढ़त नहीं कही जा सकती। नेताओं से पूछेंगे तो हर कोई अपना अपना झंडा तो बुलंद कर ही रहा है। अब बात हम पश्चिम से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी अनुभव इतने दिनों का कहा, जो भी अनुभव हमने फेस किया जमीन पर और जो भी चीजें हमारे सामने निकल करके आई नेताओं के बीच से, जनता के बीच से, वो बातें हम आपके सामने रखेंगे। क्या वहां के मुद्दे थे, क्या चीजें थी, वो सब आपको बताएंगे और फिर वहां का मिजाज क्या है, वहां की सीटें, ये हमारा एग्जिट पोल है लेकिन 100% हम इस पर आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। हकीकत आपको बता ही दी, क्योंकि इस पर अब इस बार कोई भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था ये बहुत अलग तरीके से चुनाव खेला गया था। मैनिफेस्टो से लेकर के अंतिम चरण में वोट डालने तक की जो कवायद हुई है। पश्चिम से शुरुआत करेंगे। पश्चिम में इस बार जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिली, वो पश्चिम में जब हमारी यात्रा पहुंची तो सबसे बड़ी चीज हमें पश्चिम में ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिली। यहां पर कोई भी विकास के मुद्दे नहीं थे, विकास के मुद्दे यहां पर नदारद दिखे। जनता उठा रही थी, बीच तक नेताओं तक पहुंचे नहीं, नेताओं ने बड़े बयान देने की कोशिश करी और उसके बाद से वो ध्रुवीकरण की राजनीति खेली गई। पश्चिम में बड़ी बातें कर ले तो वहां पर जाट लैंड और यादव लैंड बनाने की कोशिश करी गई। जाट लैंड से अलग अलग समीकरण साधे और यादव लैंड में जो समाजवादी पार्टी थी उसने भी एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर पश्चिम में ही एक मथुरा मंदिर बड़ा मुद्दा बन गया था। केशव प्रसाद मौर्य ने जब ट्वीट कर दिया, लेकिन मथुरा के मुद्दे को भाजपा ने ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की। पहले तो एक बयान बनी कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत समय में यह भी सच नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेफ सीट गोरखपुर को चुना। मथुरा में इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए, और मथुरा क्या, हम पूरी पश्चिम की बात कर लें। पश्चिम में एक सबसे बड़ी बात जो भाजपा अपनी ओर से कह रही थी वो कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना करके पेश कर रही थी, लेकिन खेल वहां से गड़बड़ हो गया जब वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी को एक लेटर लिख दिया और ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहां है, ध्वस्त दिख रही है, और अपना वो पत्र शेयर कर दिया जो उन्होंने डीजीपी को वो लेटर लिखा और डीआईजी को लेटर लिखा कि ये व्यवस्थाएं हैं, ये सरकार का डेटा कह रहा है और ये हकीकत है। जो कई सारे रेप केस और कई सारे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को उन्होंने वहां पर पेश किया, तो कानून व्यवस्था को उन्हीं की पार्टी के सांसद ने नकारने की बात करी। एक और बात जो भाजपा ने वहां से साधने की पश्चिम में कोशिश करी वो जेवर एयरपोर्ट था। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर एक बड़ी हवा बनाने पहुंचे थे। जेवर एयरपोर्ट का कितना फायदा ले रही है वो भी आपको हमारे जो सहयोगी हैं ये बताएंगे।
और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात यह और बता दूं कि 2017 में 85% सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। इस बार की हकीकत क्या है वो भी विशाल आपको थोड़ी देर में बताएंगे। यहां पर जातियों की बात कर ले तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जातियों के लोग हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को जो वहां पर पलायन का एक सबसे बड़ा इशू क्रिएट किया, वो मुस्लिम और जाट, चूंकि आबादी ज्यादा है, जाट की जातियां ज्यादा हैं, हिंदू भी वहां पर हैं और पूरी चूंकि जाति पे तो भाजपा वहां खेल नहीं सकती है, इसलिए पूरा हिंदू को ऊपर खेलने की कोशिश करी और हिंदू पलायन का बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वो वहां पर बाद में फेल होता दिखा, क्योंकि और सारे मुद्दे जो साफ तौर पर छुट्टा पशु थे, उन सारे मुद्दों पर बड़े गेम खेले गए। मुजफ्फरनगर आंदोलन 2013 में हुआ, जिसमें मुस्लिम जाट अलग थलग हो गए थे। इस बार उनको साथ लाने की कोशिश करी, भाजपा ने यह कोशिश नहीं करी, सपा ने यह कोशिश करी, और उसके बाद जाट पर भी आरएलडी से चूंकि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था, तो जयंत चौधरी ने एक कोशिश करी यहां पर एक बड़ी जीत दिखाने की, सपा को आश्वस्त किया। अब इस पर पश्चिम में जमीन से और हमने क्या देखा, बहुत सारी चीजें जो हमने वहां पर फेस करी, उसके लिए मैं विशाल की तरफ रुख करना चाहूंगा। विशाल आपको वहां की हकीकत को ज्यादा अच्छे से बताएंगे। विशाल। बिल्कुल उज्जवल, सबसे पहले तो मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी के पास ऐसा कोई भी गठबंधन का साथी नहीं है जो पश्चिमी यूपी में उनको मजबूती दिलाने का काम करे। लेकिन जो चुनावी मैदान में जो सामने खड़ी है बीजेपी के समाजवादी पार्टी, उसके पास एक ऐसा गठबंधन का साथी है पश्चिम यूपी के लिए, आरएलडी, जो पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और आरएलडी जो खुद मजबूत हुई है बीते एक साल में, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो रही है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने बहुत हद तक बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को मजबूत करने का काम किसान आंदोलन ने किया है। किसान आंदोलन बहुत ज्यादा असरदार इसलिए भी था पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ही मुजफ्फरनगर आता है और मुजफ्फरनगर से ही राकेश टिकैत आते हैं, जो कि किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा थे बीते एक सालों में। उन्होंने देश भर में, दुनिया भर में काफी उन्होंने लोगों से अपनी सहानुभूति भी ली और किसान आंदोलन को अच्छे तरीके से चलाया, उनकी कई जगह तारीफ भी हुई। लेकिन चुनाव का माहौल है, अब चुनाव में राकेश टिकैत वाला फैक्टर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। खैर कर तो लिया है, लेकिन असरदार अब कितना दिखेगा यह जो 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा। लेकिन हम बात करते हैं मुद्दों पर, और जो अलग अलग विधानसभा जिले और जिलों में हम जो घूम करके आए, जमीनी हकीकत क्या है उस पर पहले बात करते हैं। तो अगर मैं पश्चिमी यूपी से शुरुआत करूं, कैराना और शामली से, तो कैराना की अगर बात करें, कैराना बीते कई सालों से सिर्फ पलायन की वजह से जाना जाता है। मैं भी बहुत उत्सुक था वहां जाकर के ये जानने के लिए कि आखिरकार पलायन किस तरीके से 2022 की डेट में भी हो रहा है। जब हमने वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि आखिरकार पलायन का मुद्दा यहाँ पर कितना असरदार है, क्या वाकई में आज भी पलायन होता है या नहीं होता, तो जब हमने लोगों से गांव-गांव तक जाकर के बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि कैराना का चुनावी माहौल क्या है, यहाँ पर मुद्दे क्या रहने वाले, तो उनका साफ तौर से इनकार था पलायन के मुद्दे पर, कि पलायन अब नहीं होता, और जो हुआ भी था वो बहुत कम तादाद में हुआ था, वो किसी और वजह से हुआ था, जिसको राजनेताओं ने एक अलग तरीके से बयां करने की कोशिश करी और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करी। कैराना के लोगों से जब हमने बात करी, उन्होंने बताया कि पलायन से ज्यादा यहाँ पर जहरीला पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के मुद्दे ज्यादा जरूरी है, जिस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। अगर शामली की बाकी जो विधानसभा सीट है उनकी मैं बात करूं, तो उसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसानी के मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हुए। जो लोग बिल्कुल चुप होकर के, भले ही वो जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि लोग इस बार बोलने को मतलब कुछ है नहीं उनके पास, वो इसलिए चुपचाप बैठे, अपनी बात नहीं खोल रहे, चुपचाप जाकर के ईवीएम का बटन दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफ कैमरा जब हम बात करते हैं या फिर लोगों से किसी भी तरीके से उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि हाँ भैया, किसान आंदोलन और किसानी का जो भुगतान था, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो या फिर किसी भी फसल का भुगतान हो, वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। इसलिए जो बीजेपी ने जिनको मजबूत किया था किसानों को 2017 में, 2014 में और जो 2019 में, वो 2022 में आते आते छिटक चुका है किसान, और किसान अब जा चुका है आरएलडी के पास। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, मुजफ्फरनगर की मैंने बात करी, राकेश टिकैत और टिकैत खानदान का पूरा दबदबा रहता है मुजफ्फरनगर में। दबदबा मैं किसी गुंडई की वजह से नहीं कह रहा, लोग उनके खानदान को मानते हैं कि चुनाव उसी साइड जाएगा मुजफ्फरनगर का जिस साइड राकेश टिकैत का खानदान जाएगा। तो जब राकेश टिकैत खुलकर तो नहीं बोल रहे दोनों भाई, चाहे नरेश टिकैत हो चाहे राकेश टिकैत हो, वो हमेशा सवाल पर चुप्पी साधते हुए कहते हैं कि किसान समझदार है, वो सरकार को जवाब देगा। तो
तो उसका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से हम समझ जाते हैं कि किसान किस तरफ जा रहा है मुजफ्फरनगर का, या फिर जो मुजफ्फरनगर की जो ग्रामीण जनता है वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। सिसौली जो गांव है मुजफ्फरनगर में, राकेश टिकैत का, हम उनके गांव में भी पहुंचे और लोगों ने बड़ा सम्मान के साथ बताया कि भले ही हमें सरकार किसी की भी अच्छी लगती हो या हम किसी को भी वोट डालें, लेकिन टिकैत साहब हमारे लिए बहुत कुछ है और जिस तरीके से जहां पर वो पहुंचेंगे वहीं पर हम पहुंचेंगे। तो ना बताने के बाद भी हमें बहुत सी चीजें वहां पर पता चल गई। इसके बाद बागपत आरएलडी का एक गढ़ है जो कि आज से नहीं बीते कई सालों से था, लेकिन जयंत चौधरी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया, किसानों ने उनको सपोर्ट दिया, किसान आंदोलन से मजबूत हुए और आज आरएलडी एक बार फिर से बागपत में मजबूत होने जा रही है और बीजेपी का वहां से किला खिसकने वाला है। मेरठ की बात करते हैं, मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं, जबकि मेरठ में भी किसानी आबादी बहुत ज्यादा है। गन्ने का भुगतान को लेकर के वहां से किसान लोग काफी परेशान हैं। किसानों का यह मानना है कि जब तक गन्ने का भुगतान या फिर अन्य फसलों का भुगतान में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक हम किसी भी दल पर भरोसा नहीं करेंगे और हम उसी दल पर भरोसा करेंगे जो हमारे फायदे की बात करेगा, क्योंकि किसानों को भी महंगाई का असर जो है देखने को मिल रहा है और किसानों का यह मानना है कि भैया जब महंगाई जो सरकार कम करेगी, जो हमारे बच्चों को नौकरियां देगी, जो शिक्षा का काम करेगी, जो स्वास्थ्य पर काम करेगी, हम उस दल को वोट देने का काम करेंगे। इसके बाद हम बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर और एटा, हाथरस जैसी जगहों पर घूमे जो काफी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ बन चुका है 2014, 2017 और 2019 में भी। अगर हम ये कहें कि 2022 में बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ नहीं रहने वाला तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बुलंदशहर में आज भी जो वहां की जनता है वो बीजेपी पर भरोसा करती है, वहां के किसान खुश हैं। अब वजह क्या है कोई भी खुलकर बताने को नहीं राजी है, लेकिन उनका मानना है कि बीजेपी ने बहुत बेहतर कामकाज करके दिखाया, विकास पर काम हुआ है। लोग पहले हिंदू मुसलमान करके लड़ाई झगड़ा और गुंडागर्दी करा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता। तो आगे जब हम आगे बढ़ते हैं शाहजहांपुर में, जहां से कि सुरेश खन्ना खुद मंत्री है यूपी सरकार में, वो भी आते हैं, 8 बार से लगातार विधायक भी रहे हैं, लेकिन लोग अब नाराज होते हुए उनसे दिख रहे हैं। और जो उनके सामने जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हैं तनवीर खान, उनका कहना है कि इस बार सुरेश खन्ना को हराएंगे, इनका जो रिकॉर्ड है 8 बार का वो तोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ पर से बनेगा। लेकिन शाहजहांपुर में जो एक विधानसभा है तिलहर, अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा, थोड़ा कुछ महीने पीछे की बात अगर हम करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से निकल के आए थे समाजवादी पार्टी में और अपने साथ 3 विधायकों को लेकर के आए थे। तो उन 3 में से जो एक थे रोशन लाल वर्मा, वो भी तिलहर विधानसभा सीट से, उन्होंने भी बीजेपी को त्याग करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की बात कही थी और उनका वहां पर अच्छा खासा दबदबा है। उनका ये मानना है कि बीजेपी ने हमें खुलकर काम करने नहीं दिया। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए योगी सरकार पर, सुरेश खन्ना पर, मंत्रियों पर। तो उनका ये कहना था कि हमें काम नहीं करने दिया गया, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आ गए और बहुत संतोष करा हमने। उसके बाद ही हमने ये इस तरह का फैसला लिया कि समाजवादी पार्टी ही हमारे लिए या उत्तर प्रदेश के लिए सही साबित होकर के दिखाएगी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इटावा और मैनपुरी, ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है कि इटावा मैनपुरी यादव यानी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। इटावा शिवपाल यादव के नाम से जाना जाता है क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा है जहां से वो लगातार विधायक बनते हुए आए हैं और इस बार फिर से वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जो मौजूदगी है वो जसवंत नगर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनपुरी करहल विधानसभा इस बार हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि वहां से खुद अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी ने टक्कर देने के लिए, जबकि हालांकि बीजेपी को पता है कि अखिलेश यादव को हरा पाना बहुत मुश्किल है। वहां पर जब हमने जमीनी हकीकत पर लोगों से बातचीत करी तो ये पता चला कि भैया अखिलेश यादव का वहां अच्छा खासा दबदबा है, वहां लोग उन्हें मानते हैं। यादव परिवार से लोग बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि जब 2012 से लेकर के 17 के बीच में सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो इस इलाके में बहुत विकास हुआ, इसलिए हम अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा वोटों के साथ 1 लाख वोटों का दावा किया था कई लोगों ने कि उसके साथ हम उनको जिताएंगे और बीजेपी ने उनके सामने जिसको खड़ा करा है वो खुद मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, उनको करल में उनके अखिलेश यादव के सामने खड़ा किया जिससे कि वो टक्कर दे सके। भले ही एसपी सिंह बघेल की जीत ना हो लेकिन इतना जरूर बीजेपी कर लेगी कि वो बता देगी कि हाँ हमने अखिलेश यादव जो इतने बड़े धुरंधर बनते थे हमने उनको टक्कर देने का काम किया है। इसके आगे कानपुर लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस टाइम
ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी वहां से परचम लहरा पाएगी या अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो वहां से परचम लहरा पाएगी, क्योंकि वहां पर भी एक 2-3 सीटें ऐसी बन चुकी है जो हॉट सीट बन चुकी है। जो समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे थे अभिषेक मिश्रा, वो भी लखनऊ की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपर्णा यादव है, वो भी बीजेपी से अब एक सीट से चुनाव लड़ रही है। तो इसी तरीके से लखनऊ और कानपुर को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब कानपुर और लखनऊ में हमने लोगों से बातचीत करी तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा था। बेरोजगारी, महंगाई से लोग काफी परेशान है। आवारा पशु, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो लोग हैं, काफी परेशान है। यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने सांड गायों को लेकर के भी अपने जो मैनिफेस्टो में है वो सब कुछ लिख डाला कि किसी भी तरीके से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और उनको वोट डाल दे। उसके बाद जब हम उन्नाव की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो कांग्रेस जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मौजूदगी ऐसे ही दिखा दी कि 40% महिलाओं को टिकट देकर के। लेकिन उन्नाव इस बार कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास बन चुका है और उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि वहां से खुद रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने टिकट दिया है और उनको लड़वाने का काम कर रही है। और उनका मानना है कि हो सकता है सिंपैथी वोट के नाम से वो जीत भी जाए और वहां से विधायक भी बन जाए। ऐसे ही हरदोई तक हम पहुंचे तो तमाम जो लोग पश्चिमी यूपी की, अगर मैं कुल मिलाकर के बात करूं तो किसान काफी परेशान हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, फसलों का दाम, गन्ने का भुगतान, इस तरह की कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो मन बना चुके हैं कि किस पार्टी को वोट दिया, और उन्होंने ईवीएम का बटन दबा भी दिया। लेकिन जो युवा है रोजगार को लेकर के काफी परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, जो सरकार इतने टाइम से 4.5 साल 5 साल का दावा कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को इन सब क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति बहुत बेहद खराब है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि एक बार हम फिर से बीजेपी पर भरोसा करके देखेंगे, क्या पता आने वाले 5 सालों में और बेहतर कामकाज करे। लेकिन ज्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूं जिनके मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे उन पे अगर बात करूं तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर स्थानीय जो वहां के निर्दलीय या फिर लोकल प्रत्याशी है उन पर भरोसा जताने की जो कोशिश कर रही है। तो जो इस तरीके से पश्चिमी यूपी का जो कुल मिलाकर के कहें तो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का जो मुद्दा है बहुत अहम रहने वाला है। तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और छोटे दल जो है उनको मजबूती मिल सकती है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कैराना से शुरू करके एक सीट की हकीकत बताई हमें, जाहिर तौर पर ग्राउंड पर वो देखी, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हम कैमरे से बात करते हैं और माइक लोगों के सामने लगाते हैं तो लोग पेश करने से हिचकते हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं। और ये बात कई जगहों पर हमने इस चीज को फील भी किया। लोग बात पहले तो अपने मुद्दे बता रहे थे, लेकिन माइक लगाते ही वो मुद्दे उन्होंने गायब कर दिए, उन मुद्दों पर बात नहीं करी। सौरभ जी ने ये काम जमीन पर किया, ग्राउंड पर बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी। जिम्मेदारी ये थी कि जब कैमरा बंद हो जाता था, लोगों से पीछे बात करनी होती थी, उनसे घुल मिलकर उनके व्यक्तिगत संबंध बना करके फिर उनसे वो बात जानने की कोशिश होती थी, क्या मुद्दे लोग चाहते हैं, सरकार से क्या शिकायतें हैं और असल मुद्दे उस क्षेत्र के क्या हैं। सौरभ जी ने उस चीज को वहां पर फील किया, उनसे बात करी और उसके बाद जो मुद्दे आए वो अब आपको बताएंगे। सौरभ जी, क्या कुछ महसूस करा आपने लोगों में? उज्जवल, जैसे हम पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं अभी कि वहां पे चुनाव का माहौल कैसा है वोट पड़ने के बाद, तो जैसे विशाल ने डिटेल में एक एक सीट का बता दिया कि जितनी सीटें हैं वहां पे जहां हमने कवर किया वहां उसने पूरा बता दिया कि क्या माहौल है वहां पे, और आपने भी जो पूरा भी इंट्रो दिया था उसमें सब कुछ बता दिया। लेकिन हमने जब हमने कैराना से शुरुआत की थी पश्चिमी यूपी में, सबसे पहले हम कैराना सीट पे गए थे, तो वहां पे जैसे जब हम कोई रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, तो जब उनसे पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो कैमरा शुरू होने से पहले ही वो अपने मुद्दे बताने लगते हैं। फिर मैंने ये चीज बहुत जगह गौर की कि जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पे सारी चीज बताते हैं, मुद्दे सही में हैं क्या, लेकिन जब रिपोर्टर वहां शुरू करते हैं, कैमरा शुरू होता है, तो वो आदमी का मुझे लगता है कि अलग ही वो दिखने लगता है। इसीलिए आपको सर्वे में कई बार सर्वे धराशायी भी हो जाते हैं। अब जैसे कैराना की हम बात करें तो कैराना में हम अगर दूर से देखते हैं दिल्ली में बैठ के टीवी पे, तो वहां पे कैराना के बाद पलायन आपको अपने आप ही मुद्दा याद हो जाएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। क्या आप सोच सकते हैं कि कैराना जैसी जगह में सबसे बड़ा मुद्दा है जहरीले पानी का। वहां पे लोगों को जो जहरीले पानी पीने के मजबूर हैं, वो मुद्दा आपने किसी रिपोर्ट में आपने अगर सुना हो, इतनी ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे की, अगर किसी ने देखा हो तो आप सोच के देखिए, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और अफसोस इस बात का है कि जो लोग वहां पे वोट डाल रहे हैं वो मुद्दा भी, वो उस मुद्दे पे वोट भी नहीं डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग खुद उस मुद्दे पे वोट नहीं डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मुद्दा चाहे हम नायक को जिताएंगे, या वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को जिताएंगे। तो ये सबसे बड़े मुद्दे वहां पे, एक तो ये था पलायन का, जो हमें हकीकत पता चली
कि पलायन, विशाल ने भी बताया कि पलायन का हकीकत क्या थी। पलायन ये था कि जो 2017 से पहले जब सपा सरकार थी तब कुछ अपराधी किस्म के लोग थे और उनकी वजह से वो लोग पलायन हुआ। जो लोगों ने बताया, मुस्लिम लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि पलायन सिर्फ हिंदुओं का नहीं हुआ, वहां पे मुस्लिम लोग भी छोड़ के गए और वो गए हैं वहां की गुंडागर्दी की वजह से, जो एक प्रशासनिक मामला था। लेकिन एक पार्टी ने उसे मुद्दा बनाया हिंदू मुस्लिम का और वो बाद में उन्होंने उस पर क्लेरिफाई भी किया और सफाई भी दी थी। तो ये मुद्दे थे। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़े, हम मेरठ बढ़े, हम बागपत की तरफ बढ़े, शामली की तरफ और मुजफ्फरनगर यहाँ पे, तो एक तो जब मुझे सबसे ज्यादा चौंका मैं उस बात पे कि जब हम दिल्ली से जा रहे थे तो हमें लगा था कि सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन का और वहां पे किसान बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वहां से हो सकता है कि बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल नीचे चला जाए। लेकिन अब लगता है ऐसा कि ये मुद्दा उतना हावी नहीं है वहां पे और बीजेपी सदर सीट जितनी है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें या मेरठ की बात करें, सदर सीट की वहां पे बीजेपी अब भी मजबूत दिख रही है वहां पे। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि पश्चिमी यूपी में किसान पूरी तरह से बीजेपी साफ कर देंगे, वो मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि वहां पे दिख रही है कई जगह बीजेपी मजबूत दिख रही है। लेकिन जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ, उसका असर देखेगा, क्योंकि जो भी किसान नाराज हैं वो सपा की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जयंत चौधरी की तरफ, जयंत चौधरी के जरिए जा रहे हैं वो सपा की तरफ। तो एक तो ये वहां पे एक बहुत बड़ा वो है कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बिल्डिंग सेट करी है वहां पे कि जयंत चौधरी का साथ दिया है। कई लोग, हमने बागपत पे कई लोग गांव में बात करी तो वो कह रहे हैं कि हमें साइकिल से मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं नल को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब कि आरएलडी को वोट दे रहे हैं। बाकी जैसे जैसे हम बड़े आगे, बुलंदशहर बढ़े, डिवाई बढ़े, वहां जो हालत पहले थी वैसी अब है। और उसके बाद फिर बदायूं और ये जितनी भी हमने सीटें कवर की, तो उसमें एक तो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखता है वो क्राइम वाला, सब लोगों की शिकायत थी। दो मुद्दे सबसे ज्यादा देखे, एक तो आवारा पशुओं का, वो जो बीजेपी के एकदम पक्के वाले वोटर थे वो भी ये कह रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है और वो कह रहे हैं इसका निदान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी शुरू में नकार रही थी उस समस्या को, प्रधानमंत्री ने लास्ट में आके और वो एक्सेप्ट करी और बोला कि हम सरकार बनके 10 मार्च के बाद सबसे पहले इसी पे काम होगा। तो वो सरकार ने मान लिया कि मुद्दा बहुत बड़ा है। क्राइम का मुद्दा जो है, जो लोग कह रहे हैं कि क्राइम वाला, अब अगर हम पत्रकार हैं तो मुस्लिम से देख रहे हैं, तो हम आंकड़ों की बात करें तो क्राइम कम नहीं हुआ है सरकार में भी, लेकिन लोगों में एक परसेप्शन बना है और वो बहुत गहरा है परसेप्शन की समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी, इसमें अच्छी है। आंकड़ों में भले ही यूपी सरकार कोई बहुत बेहतर काम नहीं करा है, लेकिन लोगों के दिमाग में सेट हो गया है वो। और वो कैसे है वो आप जो आप दिन भर मीडिया चैनल चलते हैं उसके हिसाब से परसेप्शन होना, वो उसकी देन है वो। तो इसमें एक जो उज्जवल की बात का जवाब देना चाह रहा हूं मैं, जो आप कहते हैं ना कि जाति पे इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है यूपी में, कब हम मुद्दों की बात करेंगे, तो जाति पे चुनाव होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम जहां पे आरक्षण जाति के नाम पे दिया जाएगा तो वह चुनाव भी जाति के नाम पे होना चाहिए और होगा वो। आप पहले आप उन्हें थोड़ा ऊपर लाइए, उसके बाद फिर आप बात करिए उसकी। तो इसलिए जाति पे इलेक्शन कोई बुरा नहीं, क्योंकि सबकी बात होनी चाहिए वो। दूसरा, अब मैं और एक जो किसानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा पहले बीजेपी कह रही थी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट मिलेंगे। लेकिन अमित शाह ने लास्ट में, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने, सोच सकते हैं आपने, उन्होंने वादा किया है इस बात का कि अगर सरकार बनती है हमारी तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे 5 साल तक। तो ये बहुत बड़ा एक वादा है और पता नहीं वो कैसे निभाया जाएगा अगर सरकार भी बन गई तो। लेकिन उन्होंने किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की है, उन्हें दिख रहा है कि नाराजगी है। तो गृह मंत्री ने मान लिया किसानों की समस्या और प्रधानमंत्री ने मान लिया आवारा पशुओं की समस्या, बाद में मान ली। और अब मैं, हमारे साथ सलोनी है, तो सलोनी, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं। विशाल ने अपनी बात बोल दी, मैंने भी बहुत हद तक बोल दिया, कुछ अभी पॉइंट रह गए, लेकिन आप बताइए आपको क्या आपके मन में सवाल हैं इसे लेके, क्योंकि हम ग्राउंड पे गए और आपने ऑफिस की जिम्मेदारी जो हम वहां से भेजते थे वो बखूबी निभाई है, लेकिन आपके मन में तब भी वहां से कुछ सवाल हैं, वो बताइए क्या सवाल हैं। जी बिल्कुल, मैंने ग्राउंड की हर एक जो वीडियो थी, या ये कह सकते हैं हर एक चीज सुनी है, लोगों के मुद्दे जानने की कोशिश करी कि असल में जब हम ऑफिस में बैठ के काम करते तो हमें यही लगता है कि ठीक है ग्राउंड के ज्यादा मुद्दे नहीं होंगे या जो आम जनता है उनके ज्यादा मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन जब उनसे रूबरू होते हैं या जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तब हमें असल में सब पता चलता है कि अच्छा ये मुद्दे हैं। तो जो मेन मुद्दे असल में जो उठ के आए थे वो एक तो बहुत ज्यादा महंगाई का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था,
किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार यूपी के जो इलेक्शन है उसमें उभर के आया, लेकिन इन सबसे हटके एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का है, क्योंकि रिपोर्ट तो ये कहती है कि बीते 5 सालों में जो महिला जो सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा में उसमें काफी ज्यादा क्या कहते हैं अच्छी तरीके से महिला जो है सुरक्षित हुई है बीते 5 सालों में। तो आप लोग भी बहुत सारी महिलाओं से बात करने की कोशिश करी, फिर चाहे वो ऑफ द कैमरा हो या कैमरे के सामने हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है वो झिझकती हैं कैमरे के सामने बोलने पे। तो आपने में भी हो सकता है बात करने की उनसे कोशिश करी हो ऑफ द कैमरा और जानने की कोशिश करी हो क्या असल में अब बीते 5 सालों में या अब 5 साल के भीतर क्या सच में यूपी की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं? क्या अभी भी वो 11 बजे के बाद बिना डर के और बिना किसी खौफ के घर से बाहर निकल सकती हैं? देखिए, वही मैं बात कहूंगा जो क्राइम वाली बात थी, तो स्थिति क्या है वहां पे, वो आप भी पत्रकार हैं और आप पढ़ती हैं यहाँ पे, दिल्ली से बैठ के देख रही हैं वहां पे, तो कितनी बेहतर हुई है वो हम एनसीआरबी आंकड़ों से और उससे बता सकते हैं। बाकी उन्नाव में जो मामला हुआ, हाथरस में हुआ, वो देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। हाँ, लेकिन ये मैं मानता हूं कि एक जो नैरेटिव सेट हुआ है उससे लोगों को, चाहे वो बीजेपी की सपोर्टर हों या समाजवादी पार्टी को भी सपोर्ट करते हो, कुछ लोग वो भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन वो एक नैरेटिव बन गया है वो कि वो बेहतर हुई है। लेकिन अगर बेहतर हुई होती तो फिर हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, इस तरह के मामले, गोरखपुर में जो पुलिस ने किया, वो सब मामले सामने नहीं आते। तो नैरेटिव तो सेट हो गया, लोग कह रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी हुई अभी, और वो चाहे हम फील्ड पे भी हमने देखा और बाकी आप जो सरकारी आंकड़े हैं उससे भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर हुई है। एक सवाल मेरा और था, आप लोग राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनके गांव गए, आपने उनके गांव वालों से बात करने की कोशिश करी, आपने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश करी। इस वक्त हम भी देख रहे थे कि जब प्रचार हो रहा था तो बड़े बड़े जो बीजेपी के मंत्री थे वो सब प्रचारों में लगे हुए थे, सब वादे कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार आने वाले 5 सालों में ये विकास करेगी, ये काम करेगी। लेकिन जो मेन हम अगर एक चेहरा कह सकते हैं वो भी बीजेपी का, जो राजनाथ सिंह है वो बीजेपी का मेन चेहरा ही है, उभरता हुआ चेहरा है। तो उनके गांव में क्या हालात थे, उनके गांव के लोगों के क्या कहने थे, क्या सच में उनके गांव, क्योंकि एक जो वीडियो सामने उनके गांव से निकल के आई थी उसमें तो मैंने ये देखने की कोशिश की थी या मेरे को ये देखने को मिला था कि लोग जो है वो अखिलेश यादव का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं, लोग उस गांव में सपा की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी का एक कह सकते रक्षा मंत्री का वो गांव है और उसमें लोग सपा और अखिलेश यादव को जिताने की बात कर रहे हैं? तो वो कुछ जो है एक मेल मिलाप, वो कुछ समझ नहीं आया। सलोनी, इस वाले सवाल का जो जवाब है वो हम अगले हिस्से में देंगे, क्योंकि ये हम अभी पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा वो। लेकिन आपका जो सवाल है जो आपने ये शुरू होने से पहले किया था कि आप ग्राउंड पर रहे हैं तो आपको किसकी सरकार बन रही है, तो देखो मैं एक बात ये है कि कोई भी इस समय चाहे कोई पत्रकार हो या नेता हो, नेता तो अपना कहेगा कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन कोई पत्रकार भले ही उसने सारी विधानसभाएं कवर की हो लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं बता सकता कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। हम एक विधानसभा के अगर हम जा रहे हैं तो उसमें एक गांव चले जाएंगे, 2 गांव चले जाएंगे, लेकिन वहां बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे एरिया हैं। आप एक मोहल्ले में जाएंगे तो एक तरह की बात होगी, वो तो क्लियर कोई बता नहीं सकता। बाकी सब अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं, तो जो भी ये कह रहे हैं कि मेरा ट्वीट सेव कर लो, ये सरकार बन रही है, वो मुझे लगता है कि कुछ पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो धराशायी होंगे वो सारी चीजें और नतीजे कुछ अलग आ सकते हैं। और जो आपके सवाल की बात है राजनाथ सिंह के गांव वाली, वो हमें आपका सवाल बिल्कुल जायज है, वो हम अगले हिस्से में इसका जवाब देंगे, क्योंकि हम अभी पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं ना, तो जब वो धराएगी तो ये वाला जवाब देंगे। बिल्कुल, पूर्वांचल के हिस्से में आपका ये सवाल कवर किया जाएगा और इस सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। पश्चिम की सीटों के हाल बता रहे थे, वहां की सभी 130 सीटों का जो खाका था वो हमने तैयार करके रखा था और विशाल और सौरभ जी ने वहां से सारी अपडेट जो हर एक सीट कर जाकर के वहां के हमने सीटों के लोगों के हिसाब तय किए, जनता से नेताओं के जो सवाल थे वो पूछे, नेताओं की वहां पर क्या रवैया, उन सभी की हमने बात करी। तो पश्चिम से हमारे पास जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है, जो वहां का एग्जिट पोल 130 सीटों पर बता रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वहां पर 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ है, क्योंकि पिछली दफे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लहर में समाजवादी पार्टी कहीं खो सी गई थी, और उसी के साथ जो इस बार गठबंधन जयंत चौधरी के साथ किया है, तो जयंत चौधरी की पार्टी बहुत कम या यूं कहें कि बिल्कुल ना के बराबर पिछली बार के विधानसभा चुनावों में देखी गई थी, क्योंकि उस वक्त योगी सरकार, योगी और मोदी की लहर को एक तरीके से आका गया था पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक वहां का जो सपा का गठबंधन है वो 60 से 70 सीटों को निकालने की कोशिश करेगा और ये सीटें सपा के गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। बसपा की बात करें
तो उसको भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। पश्चिम में बसपा 3 से 10 सीटें निकालेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने मथुरा में कवर किया और मथुरा के साथ कई सारी ऐसी विधानसभा सीटें थी, हमेशा से मैं कहता हूं कि बसपा का जो अपना दलित कोर वोट है वो कहीं नहीं खिसकता है, वो हमेशा बसपा के खाते में गिरता है। और ये 3 से 10 सीटें वही हैं जहां पर बसपा बढ़त बनाएगी और बसपा के खाते में ये 3 से 10 सीटें निकल के जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से अलग तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति का रंग दिखाया है, बढ़ती विधान और शक्ति विधान कहीं ना कहीं कई हद तक कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 से 15 सीटें खाते में जा सकती हैं। यह इस बार पश्चिम का हिसाब रहेगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नुकसान में है और समाजवादी पार्टी बढ़त में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 50 से 55 सीटें आ रही हैं, उस चुनाव के वक्त जो शुरुआत का वक्त था उस वक्त में बहुत ही ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, लेकिन अंत तक आते आते भाजपा ने उसको सुधारने की कोशिश करी। जिस तरह से कई सारे जेबर एयरपोर्ट और उसके बाद अपनी कानून व्यवस्था को अच्छा दिखा करके वहां कोशिश करी, तो उसके मुताबिक हमारा जो एग्जिट पोल निकल करके आया है अब चुनावों के बाद, क्योंकि सभी चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, आज जो एग्जिट पोल आज की तारीख में निकल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 50 से 55 सीटें वहां पर निकालने की कोशिश करेगा। सपा की 60 से 70 सीटें, बसपा की 3 से 10 और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी 5 से 15 सीटों को निकालने की कोशिश करेगी और ये सीटें इन पार्टियों के खाते में जाएंगी, जहां से उत्तर प्रदेश का भविष्य पश्चिम को लेकर के तय हो जाएगा।